चलिए, आज भारत की एक शानदार भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ विशाल महासागरों से मिलते हैं और ये सब कुछ एक ही देश की सीमाओं के अंदर है। जरा सोच कर देखिए, एक ही देश में बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं, लहलहाते हरे भरे मैदान भी, हजारों साल पुराने पठार भी और तपते हुए रेगिस्तान भी। भारत की ये फिजिकल डाइवर्सिटी वाकई हैरान कर देती है। तो आइए देखते हैं कि ये अलग अलग लैंडस्केप्स एक साथ मिलकर इस देश की कहानी कैसे कहते हैं। तो हमारा ये सफर 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेगा। हम हिमालय की ऊंचाइयों से शुरुआत करेंगे, फिर उत्तरी मैदानों में उतरेंगे, पठार और रेगिस्तान को पार करते हुए तटों और द्वीपों तक जाएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत का उत्तरी प्रहरी, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब देखिए, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर यानी पैरेलल चलने वाली रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसके ठीक नीचे बीच में आता है हिमाचल या लेसर हिमालय, और सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक की पहाड़ियाँ। चलिए, अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर भारत के सबसे उपजाऊ इलाके यानी विशाल उत्तरी मैदानों की तरफ चलते हैं। ये वो इलाका है जो सही मायनों में पूरे देश का पेट भरता है। पर सवाल ये है कि ये इतने बड़े और उपजाऊ मैदान आखिर बने कैसे? तो इसका जवाब छिपा है हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी प्रणालियों में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सदियों से ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ बारीक मिट्टी और गाद बहाकर लाती रहीं और उसे यहाँ जमा करती गईं। इसी से इस उपजाऊ जमीन का निर्माण हुआ। और इसी बारीक गाद या मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल। ये मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि इसने इस पूरे इलाके को भारत का एग्रीकल्चरल हब बना दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि इन नदियों का लाया पानी और मिट्टी ही इस जमीन के सोने जैसी कीमत का राज है। अब हम अपना रुख दक्षिण और पश्चिम की तरफ यानी भारत की पुरानी और सूखी जमीन की ओर कर रहे हैं। ये प्रायद्वीप या पठार और भारतीय मरुस्थल का इलाका है, जो मैदानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का जो प्रायद्वीप या पठार है, वो असल में एक बहुत पुरानी टेबल जैसी जमीन है जो क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है। इसे हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है, जबकि जो बड़ा तिकोने आकार का दक्षिणी हिस्सा है उसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। रेत के टीलों और शुष्क जलवायु की भूमि, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक बिल्कुल अलग दुनिया की तस्वीर बनती है ना। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी पानी के इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थार मरुस्थल की। ये मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है और अपनी सूखी जलवायु और दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। हमारा सफर अब उपमहाद्वीप के किनारों और उससे भी आगे पहुंच रहा है। अब हम भारत के तटीय मैदानों और उसके दूर दराज के द्वीपों को एक्सप्लोर करेंगे। भारत की जो कोस्टलाइन है वो भी 2 अलग अलग हिस्सों में बटी है। पश्चिम में वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच पतले मैदान हैं, जिनमें कोंकण और मालाबार तट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच के मैदान ज्यादा चौड़े हैं और इन्हें कोरोमंडल तट और उत्तरी सिरकार जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप के मूंगा द्वीप हैं, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबर द्वीप समूह अपनी अनोखी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। तो हमने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक तरह से पूरे भारत का चक्कर लगा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस सारी भौगोलिक विविधता का आखिर मतलब क्या है? ये देश की जिंदगी पर अपना असर कैसे डालती है? देखिए, इस विविधता का महत्व बहुत गहरा है। यही विविधता हमें खेती के लिए उपजाऊ मैदान देती है, तो पठारों से कीमती खनिज मिलते हैं। यही पहाड़ और समुद्र तट पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, इन्हीं अलग अलग भौगोलिक हालातों ने भारत की शानदार सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है और उसे आज तक सहेज कर रखा है। तो इस पूरी भौगोलिक यात्रा के आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, भारत की ये भौतिक विविधता इसके भविष्य को, इसके फ्यूचर को कैसे आकार देगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संसाधनों, क्लाइमेट चेंज और विकास की दिशा से जुड़ा है, और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।